नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। जिस रिपोर्ट का इंतजार करीब 1 करोड़ से अधिक लोग कर रहे हैं, उसकी डेडलाइन तो तय है, लेकिन समय से पहले रिपोर्ट आएगी या नहीं, इस पर सरकार ने अभी चुप्पी साध रखी है। संसद में सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला, यानी डेडलाइन जो है वो मई 2027 के आसपास बनती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कर्मचारियों को इससे पहले बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का तोहफा मिल सकता है? क्या आयोग अंतरिम रिपोर्ट देगा? और अगर आखिर में नई सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव कब से लागू होंगे? तो चलिए आज इन्हीं मुद्दों को जो है डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले 18 महीने की जो डेडलाइन है उस पर सरकार ने क्या कहा है, इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद म्यूल अकाउंट्स पर बैंकों की जवाबदेही जो है तय करने की तैयारी वाले मामले को डिकोड करेंगे। और अंतिम में आखिर पैसा कमाने के लिए डिग्री जरूरी है या बिजनेस की समझ, इस सवाल का भी जो है जवाब प्रवीण सर से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि जो 18 महीने का जो समय मुकर्रर किया गया है 8वें वेतन आयोग को कि आप इतने दिन में आप काम कीजिए, तमाम रूप से जितनी मीटिंग आपको करनी वो करिए, रिपोर्ट जो है सबमिट कीजिए। इसको लेकर जो है एक सांसद साहब ने जो है लोकसभा में, संसद में जो है सवाल पूछ दिया कि भाई इसको लेकर भी कुछ अगर क्लैरिटी कुछ आ रही है तो बताइए। इस पर क्या अपडेट आया है संसद से और क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है लोगों के लिए? ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा में सांसद नीरज शेखर ने सवाल एक पूछा और उसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब 18 महीने का वक्त जो है वो सरकार की तरफ से 8th पे कमीशन को दिया गया है। इसके बाद सरकार की तरफ से कोई उस पर टिप्पणी ऐसी नहीं है कि हम पहले रिपोर्ट की उम्मीद करते हैं या रिपोर्ट आने में ज़्यादा वक्त लगेगा या एक्सटेंशन दिया जाएगा 8th पे कमीशन को। तो जो तमाम तरह की जो सवाल और जो उम्मीदें हैं उस पर सरकार, एक तरह से मैं ये मानकर चलता हूँ कि सरकार ने और जितने भी सवाल पूछे गए अब तक संसद में 8th पे कमीशन से जुड़े हुए, सैलरी से जुड़े हुए, उस पर सरकार ने बिल्कुल नपे तुले सधे जवाब जो है वो दिए हैं। मतलब ना एक टू द पॉइंट। हाँ, ना एक शब्द आगे, ना एक शब्द पीछे, ना एक शब्द ज़्यादा, ना एक शब्द कम। बिल्कुल नपा तुला सरकार का जवाब रहा है कि साहब 18 महीने का टाइम हमने दिया है। किसी तरह का 8th पे कमीशन पे दबाव नहीं है कि वो जल्दी रिपोर्ट दें, या फिटमेंट फैक्टर से लेकर तमाम चीज़ों पर सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उस पर सरकार की। लेकिन प्रवीण सर, सरकार इतना नपा तुला क्यों बोल रही है? एकदम आप बोल रहे हैं कि ना एक शब्द ज़्यादा ना एक शब्द कम, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता है सरकार किसी भी तरह के स्पेकुलेशन को आने नहीं देना चाहती 8th पे कमीशन की। जहाँ तक बात है सैलरी और पेंशन, क्योंकि करोड़ सवा करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन का सवाल है, हम सब जानते हैं। सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कयासबाजियाँ लगे। सरकार के किसी भी शब्द से या वाक्य से कर्मचारी संगठन या कर्मचारियों के अंदर किसी भी तरह का की उम्मीद या किसी भी तरह की रोष या इस तरह का कोई भी अफवाह जो है वो न बन पाए। इसलिए मुझे लगता है सरकार चाहती है कि ये जो काम है पूरा 8th पे कमीशन की जो प्रक्रिया है, कामकाज है, ये कतई अपना जो उनका तरीका है, जो प्रोसीजर जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से चले, काम पूरी तरह गोपनीयता से रहे और सरकार अपने तरफ से इस मामले में कोई भी अतिरिक्त जो है वो बयान नहीं देना चाहती। असल में हम लोगों ने ये सवाल इसलिए आपसे भी पूछा, या आज का मनी सेंटर करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि इसके पीछे 2 सवाल थे। एक तो था कि कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग कुछ अंतरिम रिपोर्ट जो है वो पेश कर सकता है समय से पहले, या कहिए या समय के अंतराल के बीच में ही। एक बात ये आ रही थी। दूसरी बात ये आ रही थी कि कई कर्मचारी संगठन के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए, वो ये कह रहे थे कि नहीं, मई या मार्च, मतलब मई तक जो है मामला नहीं खींचेगा। हो सकता है कि मार्च तक ही जो है रिपोर्ट्स जो है आती हुई दिखे। 2027 की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों सवालों का क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक जो इंटरिम रिपोर्ट की बात है या अंतरिम रिपोर्ट 8th पे कमीशन देगा या नहीं देगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा विशाल। क्या सरकार के निर्देश हैं 8th पे कमीशन को लेकर, या हमने जो TOR देखा उसके हिसाब से
क्या सरकार चाहती कि एक अंतरिम रिपोर्ट पहले आए और उसके बाद सरकार जो भी मॉडिफिकेशन बताएगी उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट जो दी जाए उसको सरकार तत्काल या जल्दी से जल्दी उसको मंजूर कर दे। तो जरूरी नहीं है कि एक अंतरिम रिपोर्ट 8th पे कमीशन दे, हो सकता है सीधी फाइनल रिपोर्ट दे। दूसरी चीज जो आपका सवाल है कि साहब क्या समय से पहले दे सकता, मुझे लगता है समय से पहले देने की अब गुंजाइश या चांसेस जो है विशाल वो कम है। क्यों? क्योंकि और कई राज्यों में बैठे बिल्कुल अभी पूरी जो आपकी मीटिंगों का दौर खत्म नहीं हुआ, लगातार दूसरे जो राज्य हैं अलग अलग उनमें दौरे हो रहे हैं, मीटिंग्स का दौर जारी है। आने वाले वक्त में संभवतः पटना में भी बैठक है। तो ये मीटिंगें अभी और हो सकता है नया शेड्यूल जारी करे। तो मुझे लगता है अगले 1-2 महीने का अगर मीटिंग्स सितंबर या अक्टूबर मिड तक चली, उसके बाद फेस्टिव सीजन आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जब रिपोर्ट बनाने का काम आयोग शुरू करेगा तो तकरीबन 3-4 महीने वहाँ पर भी लग सकते हैं जी। तो इस बात के आसार फिर अब कम बचेंगे कि आपका जो मई से पहले रिपोर्ट आयोग अपनी रख दे। सर, मई से पहले रिपोर्ट आने की बात के पीछे का एक तर्क ये भी दिया जा रहा था कि जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की गई उस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो है ऐलान किए गए थे, तो कहा जा रहा है कि यूपी इलेक्शन को इससे जोड़ा जा रहा है कि मई से पहले अगर मार्च में। लेकिन आपसे जब मैंने ऑफ द रिकॉर्ड अगर चर्चा की तो आपने कहा कि जनवरी फरवरी में ही शायद मामला, वो क्या मामला है सर, उसको भी समझाइए। नहीं, देखिए यूपी के इलेक्शन जनवरी में जहाँ तक है वो होंगे, फरवरी में यूपी में नई सरकार का गठन हो जाएगा 2027 में। तो ये टाइम पीरियड अब इलेक्शन को लेकर सरगर्मी तेज हो ही गई है, टाइम पीरियड अब बहुत कम है। अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की जहाँ तक बात है, ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि उससे पहले आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप दे। और रिपोर्ट का मान लीजिए अगर कंटेंट या रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भनक लग गई या मान लीजिए उनको लगता है कि साहब ये सिफारिशें हमारी उम्मीद से कमतर हैं। दूसरी बात ये भी है कि 8th पे कमीशन की जो सिफारिशें होंगी वो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारियों पर तो उतनी लागू होंगी नहीं। जब 8th पे कमीशन की सिफारिशें सरकार लागू कर देगी उसके बाद राज्य अपने आयोग बनाएगा और उसके तहत फिर सिफारिशों को लागू किया जाएगा, कुछ मॉडिफिकेशन होंगे अपने तरह से। तो 8th पे कमीशन का जो उत्तर प्रदेश के चुनावों से सीधा संबंध कोई विशाल बनता हुआ दिखाई देता नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा आता जाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच अब म्यूल अकाउंट को लेकर बैंकों की जवाबदेही जो है तय करने की तैयारी तेज हो गई। संसद की समिति ने साफ कहा है कि अगर किसी बैंक या उसकी ब्रांच में बड़ी संख्या में ऐसे जो है संदिग्ध यानी जो सस्पिशियस खाते मिलते हैं जिनका इस्तेमाल ठगी के पैसे को घुमाने के लिए किया जाता है, तो सिर्फ अकाउंट होल्डर ही नहीं लापरवाह बैंक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, केवाईसी में लापरवाही बरतने वाली ब्रांचेस पर भी जो है पेनल्टी लगाने की सिफारिश की गई है। सर, ये एक नया मामला क्या है? म्यूल अकाउंट्स के बाद तो हम आपसे समझते आए हैं, आपने समझाया था कि विशाल कई लोगों को जो है डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, उससे जो पैसा आया उस पैसे को मतलब आप तो बता रहे थे कि 1 लाख अकाउंट में जो है उसको भेज देता है 10-10 रुपये करके, 20-20 रुपये करके, 100-100 रुपये करके, ताकि किसी को कोई ट्रेस ही ना मिले। क्या यही है सर ये मामला? हाँ बिल्कुल। देखिए, म्यूल अकाउंट ऐसे अकाउंट विशाल होते हैं जो जिनका इस्तेमाल फ्रॉड की रकम को प्राइमरली या पहले तौर पर आपका ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। किसी ने फ्रॉड किया और उठाकर पूरी रकम किसी म्यूल अकाउंट पर डाल दी और उस म्यूल अकाउंट के बाद उनको अलग अलग अकाउंट्स में भेजा जाता है। वहाँ से फिर क्रिप्टो या दूसरे जो इन्वेस्टमेंट हैं या दूसरे असेट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक वेब ऑफ जो पूरा नेटवर्क होता है जिसके जरिए ये पैसा पूरा ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसीलिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए किसी जो रकम है, मान लीजिए 1 करोड़ की रकम का फ्रॉड हुआ, उसको रिकवर कर पाना विशाल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब देखो, केंद्र सरकार पहले से एक्टिव थी इस मामले को लेकर। रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जो साइबर फ्रॉड है उसको लेकर एक्टिव दिखाई देते, बल्कि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में आरबीआई को निर्देश दिया इस बात का कि आप साहब जो जितना भी म्यूल अकाउंट का पूरा गोरख धंधा चल रहा है इस पर आप पूरा कंट्रोल करिए। और एक I4C की जो
सस्पेक्ट रजिस्ट्री वाली जो एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसमें आप समझिए 10 सितंबर 2024 से इसको एक्टिवेट किया गया। तब से लेकर मार्च 2025 तक यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा म्यूल अकाउंट विशाल पकड़े गए। सर आपसे एक बार मैं चर्चा भी कर रहा था, आप बता रहे थे कि विशाल कई ऐसे होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स की मैं बात करूं, उनको बाकायदा पे किया जाता है कि आप जो है म्यूल अकाउंट टाइप का ऑपरेट करवाइए आप अपना खाता, हम आपको जो है इतना पैसा देंगे। ये मामला क्या होता है सर? ना बिल्कुल किराए पे आप मान सकते हैं कि म्यूल अकाउंट खोले जाने की बात है। कुछ लोगों के जिनके खाते हैं वो अपना दे देते हैं किराए पर, कुछ लोगों के खाते खुलवाए जाते हैं कि आप जाओ, आपका खाता नहीं है, या आपका खाता है तो इस बैंक में फला बैंक में खुला लीजिए, और खाता खुला लिया आपने और उस खाते में फिर फ्रॉड की रकम को ट्रांसफ़र किया जाने लगता है। तो बैंकों में असल में इस तरह के खाते खुलने की संख्या में इजाफा हुआ। इसके पीछे प्रवीण सर सबसे बड़ा कारण होता है केवाईसी में लापरवाही। उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर केवाईसी ठीक से नहीं हुई, संदिग्ध जो है दस्तावेजों के बावजूद अकाउंट खुल गया, एक ही ब्रांच में बड़ी संख्या में जो है सस्पिशियस अकाउंट खुल गया और बाद में इसका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में हुआ, तो बैंक की निगरानी व्यवस्था पर जो है सवाल उठना चाहिए और ये बात सामने आ रही है। तो बैंक भी अब कहीं ना कहीं लायबल होते हुए दिखेंगे। जो पहले कहा जाता था, कई बार आपसे भी हम लोगों ने चर्चा की, अगर आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पैसा निकल जाता था तो बैंक सीधे जो हाथ झाड़ देती थी, पल्ला झाड़ लेती थी कि भैया ओटीपी तो आपने बताया है, इसमें मेरा क्या रोल है। तो वहाँ तो बैंक के कोई लाइबिलिटी बनती नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है बैंकों को भी जो इस पूरे सिस्टम में लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और इसीलिए जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें इस बात की सिफारिश की है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो म्यूल अकाउंट होल्डर है या जो फ्रॉड कर रहा है उसको ही जिम्मेदार न माना जाए, उन पर तो कार्रवाई की ही जाए, पुलिस और बाकी की जो अदर एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करें। लेकिन जिन ब्रांचों में इस तरह के म्यूल अकाउंट खुल रहे हैं, कौन सी ब्रांच ऐसी हैं बैंकों की जहां पर ज़्यादा म्यूल अकाउंट खुल रहे हैं, इनमें जो बैंक मैनेजर हैं, जो स्टाफ है, उसको भी अकाउंटेबल बनाया जाए, उनका भी उत्तरदायित्व तय किया जाए कि साहब आपके ब्रांच में ही इतने बड़े पैमाने पर खाते क्यों खुल रहे हैं जी। और मैं एक ब्रांच में गया भी था विशाल, और अपने निजी काम से गया था, लेकिन ऐसे ही उनके मैनेजर से बात हुई, उन्होंने बताया कि उनकी एक ही ब्रांच में 80-90 म्यूल अकाउंट, तब तक जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हमने रिसेंटली आइडेंटिफाई किए हैं, और ज़्यादातर खाते नए खोले गए खाते, उनमें फिर फ्रॉड का पैसा आने लगा। हर एक ट्रांजैक्शन पर या एक खाता खुलाने पर संभवतः 20,000 रुपये जो म्यूल अकाउंट का होल्डर है उसको दिए जा रहे। वहाँ केवाईसी का भी इश्यू नहीं है, ओरिजिनल केवाईसी, सही दस्तावेज लगाकर अपना खाता खुलाया गया और खाता खुलाकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी हैं वो सारे दस्तावेज दे दिए गए जो फ्रॉड करने वाले उनको, कि अब आप डेबिट कार्ड का और बाकी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कीजिए। लोगों को डर नहीं है सर आईटी का, पैन का, आईटीआर भरने का? अब लोगों को लगता है कि साहब नहीं होगा, 20,000 रुपये मिल रहा है एक बार या 10,000 रुपये मिल रहा है एक बार का, तो बहुत बढ़िया है, पैसा आ रहा है, कमाई है नहीं दूसरा किसी तरीके से, तो खाते खुलाकर रहिए अगर आपको कमाई हो रही है। तो लोग देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक ऐसे लोग हैं जो अनजाने में सर जिनका खाते म्यूल अकाउंट के तौर पर यूज हो रहे हैं, दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी है, जिनको पता है कि उनका खाता इस तरह की गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो डेलिबरेटली इसको इस्तेमाल होने दे रहे हैं। अगर पकड़ा भी जाएंगे तो कहेंगे भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और इसीलिए सर साइबर फ्रॉड में कहा जाता है कि गोल्डन आवर जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जितना जल्दी आप इसकी शिकायत करेंगे तो आगे जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसकी जो है ट्रेस करने में, उसको फ्रीज करने में जो है बड़ी आसानी होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी भी के साथ भी अगर साइबर फ्रॉड हो तो उसकी जो है जल्दी से जल्दी आप जो है शिकायत करें। और इसके लिए सर मैंने एक शो भी किया था 1930 पर, जो है साइबर अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1930 पर, आप उसको कॉल कीजिए और अपनी समस्या जो है आप बताइए। चलिए सर, यूपीआई को लेकर भी जो है समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं सर। तो हालांकि इस कहानी को हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जो एमडीआर को लेकर जो बात सामने आ रही थी उसको लेकर भी एक दो लाइन अगर आप बता दें सर। यूपीआई में जो बात आ रही है, यूपीआई के वित्तीय मॉडल पर भी चिंता जताई गई है। कहा गया कि यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे चलाने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की लागत काफ़ी ज़्यादा होगी। तो एक दो लाइन आप इस पर भी बोलें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यूपीआई को लेकर हमेशा से सरकार, बैंक और फिनटेक कंपनियां, तीन इसमें स्टेक होल्डर हैं बड़े, बाकी एंड यूजर हैं जी। उनके बीच में हमेशा से इस बात को लेकर एक रस्साकसी रही है। बैंक और फिनटेक कंपनियां या पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर वो चाहते हैं हमेशा से कि साहब कोई ना कोई चार्ज लगाया जाए जिससे कमाई हो।
लेकिन सरकार का एक तबका इस बात को लेकर हमेशा से कंसर्न रहा है कि साहब इसका जो पर्पस है वो आम लोगों को में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने और उसकी सहूलियत देने के लिए हुआ है, इसलिए इसको जब तक फ्री रखा जा सकता है तब तक रखा जाए। बाकी एनपीसीआई और दूसरे इन सब का कहना है कि साहब इसको चलाने का खर्च बहुत है, इसको आपको सिस्टम को अपग्रेड करना है पूरे को, तो वहाँ पैसा आपको चाहिए और वो पैसे का इंतजाम कैसे होगा बिना चार्ज लिए। तो अब सरकार कह चुकी कि एंड यूज़र पर पैसा नहीं लगेगा किसी भी तरह का, जो पैसा है वो बड़े मर्चेंट्स को या बड़े ट्रांजैक्शंस को पर लगेगा। बिल पास हो ही गया है सदन में, अब कब कितना पैसा लगता है, आरबीआई क्या डिवीजन तय करता है कि साहब बैंकों को कितना मिलेगा और जो गेटवेज हैं उनको कितना पैसा मिलेगा, इन सब पर लेकिन कुल मिलाकर तय बात यह है कि देर सवेर हो सकता है कि आम लोगों को कम से कम शुरुआत में बड़े ट्रांजैक्शंस पर आपको कुछ पैसा देना पड़े। चलिए, जैसे अभी बैंक में सर नेफ्ट और आरटीजीएस ये सब तमाम चीज़ें अगर आप कराते हैं तो उसके लिए कुछ चार्जेस तो देना ही पड़ता है, उसी तरह का चार्जेस लगता है कि अब यूपीआई पर भी। हालांकि पेमेंट के जो प्लेटफॉर्म है विशाल, एग्रीगेटर जो है एक तरह से, वो अभी भी आपसे, चाहे आप मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं या इस तरह की कोई या कई मामलों में बिल पेमेंट के मामलों में भी आपसे अब एक फ़ीस वसूलने लगे और ठीक ठाक प्लेटफॉर्म फीस कह लीजिए, कन्वीनियंस फीस कह लीजिए, उसके नाम पर पैसा कस्टमर से लेने का दौर भी चालू हो गया है और इसको भी टाइम हो गया है। जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्या एमबीए की बड़ी बड़ी डिग्रियां भी उस कमाई की गारंटी नहीं देती जो एक छोटी सी पान की दुकान दे सकती है? एक 34 साल की एमबीए ग्रेजुएट की कहानी ने इस सवाल को जन्म दे दिया है। दरअसल अपने मोहल्ले के एक पान दुकानदार की करीब 1 करोड़ रुपए की दुकान और कार देखकर इस व्यक्ति के होश उड़ गए। इसके बाद जब उसने जो है आसपास नज़र दौड़ाई तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जूस बेचने वाले और छोटे दुकानदार भी जो है अच्छी कमाई के साथ संपत्ति बनाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ एमबीए की डिग्री होने के बावजूद खुद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा ये शख्स सोचने लगा कि आखिर पैसा कमाने के लिए डिग्री जरूरी है या बिजनेस की समझ। रेडिट पर भी सर, जो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर भी शुरू हुई बहस ने नौकरी, डिग्री, छोटे कारोबार और करोड़ों की वेल्थ को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सर ये सवाल बड़ा मौजूद है, बड़ी अच्छी खबर है जिसको आज हम लोगों ने मनी सेंटर में ली है। हर एक आदमी इसी रसाकसी में जीवन काट देता है कि हम नौकरी करें कि बिजनेस करें। बिजनेस कर लिए होते तो करोड़पति रहते, और बिजनेसमैन सोचता है कि अगर भाई बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा कोई सरकारी नौकरी कर लेते, प्राइवेट ही नौकरी कर लेते, कहीं तो है बंधा हुआ एक मंथली अमाउंट आता। इस दोनों मतलब इन चीज़ों की रसाकसी का क्या समाधान है और इस व्यक्ति की क्या समस्या है? देखिए, अभी बिल्कुल हाल में आईएलओ की एक रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। उस रिपोर्ट में विशाल भारत को लेकर, हालांकि रिपोर्ट पूरे ग्लोबल दुनिया के लिए है, लेकिन भारत को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत इस वक्त एक एंट्री लेवल जॉब की क्राइसिस से गुजर रहा है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, हम लोगों ने एक बार, आपको याद भी होगा, एक बार मनी सेंट्रल में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि साहब जो ग्रेजुएट हैं या जो सेकेंडरी प्लस जिनकी पढ़ाई है 12वें के ऊपर जिनकी पढ़ाई हुई है, यानी पढ़े लिखे लोग, उनके सामने जॉब का संकट ज़्यादा गहरा है, उनके सामने अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस ज़्यादा बड़ी है। 6.5% से ज़्यादा का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है इस तबके के भीतर जो 12वां पास या उससे ऊपर की पढ़ाई कर चुका है जी। तो अब देश के सामने एक बड़ा सवाल विशाल इस बात का है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन था व्यक्ति, वो तो उसको क्रॉस करके लोअर मिडिल क्लास में आ जा रहा है, मिडिल क्लास से आप एवरेज मिडिल क्लास में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन एवरेज मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास या रिच बनने का जो सफ़र है, वहां पर जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे एमबीए की डिग्री की हो, चाहे इंजीनियरिंग किए हुए, उनके सामने एक बड़ी क्राइसिस है। ये पूरा का पूरा जो तबका है, जिसको सौरभ मुखर्जी भी अपनी किताब में भी कह चुके हैं, व्हाइट कॉलर जॉब, ये पूरा का पूरा तबका ठहर गया है। भारत की जो मिडिल क्लास क्राइसिस है वो दरअसल भारत की जॉब की न होने की, या जॉब है लेकिन उसमें सैलरी के न होने की क्राइसिस है। और सैलरी मिल रही है तो उसमें स्टैग्नेंट हो गए हैं, आपके ले-ऑफ्स हैं सर, उसमें आपका जो कमाई का जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो गया विशाल। तो ये अपने आप में एक बड़ी क्राइसिस है, और इसी ने जो तमाम जो तबका है, जो पढ़ा लिखा है, उसके सामने एक बड़ा सवाल इस बात का खड़ा कर दिया है कि साहब मैं अपने आस पड़ोस मोहल्ले के जिस दुकानदार को जानता हूँ, या मेरे साथ पला बढ़ा कोई लड़का जिसने अपना बिजनेस खोल लिया, वो आज ज़्यादा कहीं बेहतर कर रहा है, या मैं शहर चला आया
और मेरा दोस्त गांव में है, वो गांव में ज़्यादा बेहतर किसी धंधे पानी में काम कर रहा है, और मैंने शहर में इतने साल नौकरी करके भी कुछ ऐसा हासिल नहीं किया रिमार्केबल जो मैं अपना रिटायरमेंट भी आराम से काट सकूं। तो ये एक बड़ी क्राइसिस है जिसकी जड़ में भारत में जो नौकरियां हैं उनमें सैलरी का, उनके जो प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसके हिसाब का ना होने से। और सर देखिए ना, इसी बात को अगर आप सीए जो है अनंत नागेश्वर साहब से अगर इस कहानी को जोड़िएगा, उन्होंने भी हाल फिलहाल के वक्त में जो है ऐसी बातें कही थी कि अब लोग जो है स्किल बेस्ड जो है नौकरियों पर जो है थोड़ा फोकस करें, जैसे प्लम्बिंग का काम सीखें, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का काम सीखें, इसके अलावा साजो सज्जा वाला काम जो है उस पर ध्यान दें, ताकि उससे जो है उनको ज़्यादा कमाई मिल सके। क्या इन दोनों कहानियों में कोई सिमिलैरिटी है? नहीं, बिल्कुल है। और न केवल आपके सीए जो अनंत नागेश्वरन है वो ये बात कह रहे हैं, बल्कि रघुराम राजन तमाम दफ़ा इस बात को कह चुके हैं कि साहब भारत में लो क्वालिटी की जॉब्स हैं, जो जॉब क्रिएट भी हो रही हैं उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं है। हाँ, गिग वर्कर्स को आप देख लीजिए, चाहे सामान पहुंचा, चाहे आप आप डिलीवरी कर रहे हैं या फिर आप बाइक या टैक्सी चला रहे हैं, ये तमाम जो नौकरियां कहने के लिए आप ये कह सकते हो कि साहब भारत में 1.5 करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स हैं या डिलीवरी बॉयज हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी जॉब, उनके जॉब के नेचर, उनके साथ मिलने वाली जॉब की कंडीशंस और किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी का ना होना, वो ये बताता है कि आप जिस तबके में एग्जिस्ट कर रहे हैं उस तबके से वेल्थ क्रिएशन के तबके में पहुंचने में आपके लिए बहुत मुश्किल है जी। और इसीलिए जो नौकरी का होना भी इस बात की गारंटी भारत में नहीं दे पा रहा कि आप एक बड़ी या ठीक ठाक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे जिससे आपके या आपके बच्चों का गुजारा हो पाएगा। लेकिन प्रवीण सर, इस बीमारी की जड़ को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसके अगर आप कोर में देखेंगे सर, तो एजुकेशन, शिक्षा जो है, शिक्षा की पद्धति को देखिए, वो मुझे बड़ा कारण दिखता है। क्योंकि देखिए कई रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी सर, उसमें ये कहा गया कि इंजीनियर्स तो इस देश में निकल रहे हैं, लाखों में निकल रहे हैं, लेकिन अगर उनको हम जॉब देने जाते हैं तो जो हमें रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, स्किल सेट्स चाहिए, वो उनमें मिलता ही नहीं है। तो इसलिए जो है 90 या 95% जो इंजीनियर्स हैं, बीटेक होल्डर्स, एमटेक होल्डर्स हैं, उनको हम अपने जॉब में जो है इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सकते। तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं, ये बिल्कुल वाजिब जो है वो तर्क है कि जो लोग पढ़कर भी आ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, चाहे वो MBA किए हुए हैं, उनके पास उस तरह के स्किल सेट का अभाव है जो इंडस्ट्री को चाहिए। लोग अपना कोर्स कर लेते हैं, पूरा अंडर ग्रेजुएट का पूरा कोर्स कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर लिया, उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में पहुंचते हैं तो आप जो सीख कर आए हैं और जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उसके बीच में एक गैप है, और इसको फिल करने में ही 4-5 साल का वक्त लग जाता है। भले आपको नौकरी मिल जाए, आप इंटर्नशिप करते हैं, ट्रेनी होते हैं, उसके बाद आपको लंबा चौड़ा बिल्कुल जूनियर लेवल पर काम करके तब आप उस चीज़ को सीख पाते हैं। तो पहली तो समस्या की जड़ है कि आपको अपने कोर्सेज को इंडस्ट्री के हिसाब का बनाना होगा, रिक्वायरमेंट क्या है और आप सिखा क्या रहे हैं, इसके बीच में तमाम जो संस्थान हैं उनमें गैप दिखाई देता है। करिकुलम का गैप है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, और इस चीज़ को तय करना होगा। मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को 8th के बाद आपको सीधा तय करना होगा। 9th की एजुकेशन के ऑनवर्ड्स आपको बिल्कुल टारगेटेड तरीके से, अप्रोच से आपको बच्चों को पढ़ाना होगा कि साहब आपके काम का कौन सा सब्जेक्ट है। मसलन बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग करते हैं, उनको केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, केमिस्ट्री का जिस कोर्स में है, सपोज आप मान लीजिए जो CSE से इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से स्ट्रीम लेकर जो इंजीनियरिंग कर रहा है बीटेक, उसको फर्स्ट ईयर में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उसके जीवन में या उसके करियर में उस केमिस्ट्री का क्या पर्पस है, तो वो करिकुलम डिज़ाइन क्यों किए गए, क्यों उनको उसके ओरिएंटेड। इसका एक और पहलू है। दूसरा पहलू है कि, और जो मैं अभी बिल्कुल रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हमारा डिस्कशन भी हुआ था, भारत असल में दुनिया के उन देशों में है जहां ज़्यादा जॉब जो प्रोवाइडर हैं वो छोटी कंपनियां हैं या इनफॉर्मल सेक्टर है जो ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर रहा है। दुनिया के बाकी अगर आप विकसित इकोनॉमीज़ में देखेंगे, चाहे अमेरिका को देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन को देख लीजिए, या चीन को देख लीजिए, या वियतनाम को देख लीजिए, वहाँ बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़े जो रिक्रूटर हैं या बड़े एम्प्लॉयर हैं, छोटी कंपनियों पर
एम्प्लॉयमेंट का भार कम है। जी। भारत इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। भारत में छोटी कंपनियां ज्यादा नौकरियां दे रही हैं, बड़ी कंपनियां कम नौकरियां दे रही हैं। सर, आपने डेवलप्ड इकोनॉमीज का जो है जिक्र किया, तो वो तो अपने एजुकेशन पर जो है अपने जीडीपी का बहुत अधिक हिस्सा जो है स्पेंड करते हैं। भारत को लेकर कहा जाता है कि जब नई सरकार आई, वो तो उसके पहले वाली जो सरकार है वो ज़्यादा 6% से अधिक जो है एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करती थी, लेकिन वो घटते घटते कम कर दिया गया। इसको लेकर आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत साहब, वो भी कहते हुए नजर आए कि भारत को जो है 6% अपने जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। ये इसमें हम कब सुधार लाएंगे सर? नहीं, बिल्कुल वो 6% का तो आंकड़ा सरकारों को तय करना होगा कि कैसे आप अपनी जो सरकार का जो बजट है उसका एक बड़ा पार्ट आप किस तरह से, चाहे हेल्थ केयर हो या एजुकेशन हो, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें। मुझे लगता है सरकारों को वहाँ पर एक बड़ा पुश देने की ज़रूरत है। आपको देखिए, अभी एनईपी 2.0 सरकार लेकर आई 2020 में जी। उसके बावजूद शिक्षा की पद्धति 6 साल अभी हो गए हैं, किसी भी तरह का ऐसा सुधार बड़ा दिखाई नहीं देता स्कूली एजुकेशन में विशाल। और बहुत बड़ा आमूल चूल बदलाव भारत का एजुकेशन सेक्टर भी तमाम जो दूसरे सेक्टर हैं उनकी तरह बिल्कुल बेसिक ओवरहॉलिंग की वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। पूरा टॉप टू बॉटम आपको रिफॉर्म वहाँ पर करने होंगे। और नॉट ओनली सर एजुकेशन पर, इनफैक्ट आरएनडी पर जो हमारा जो प्रतिशत है जीडीपी का एकदम नगण्य है, 1% से भी कम है, उसको भी बढ़ाए तो आदमी को कुछ जो है राहत मिलता हुआ दिखे। लेकिन सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपने एंट्री जॉब्स को लेकर अपने संबोधन में एक बात कही कि वहाँ बड़ी क्राइसिस है। सर, कई लोग तो एक समस्या से गुजर रहे हैं कि हमने पढ़ लिया, अब भाई हम जा रहे हैं, प्लेसमेंट हो रहा है, उसमें हमको कोई ले ही नहीं रहा है हमको प्लेसमेंट में। एक समस्या ये है कि भाई कुछ लोग अच्छा पढ़े, लेकिन उनको जो है जॉब जब मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि आप थोड़ा स्किल है कि नहीं, इंटर्नशिप आपने कहीं से किया है कि नहीं किया। इसको लेकर सरकार ने बड़ी अच्छी योजना लाई, पीएम जो है इंटर्नशिप योजना, उसका हाल क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उस मामले पर भी क्या सुधार करने की जरूरत है सर? पीएम इंटर्नशिप स्कीम सरकार लेकर आई, सरकार चाहती थी कि 1 करोड़ जो है लोगों को इंटर्नशिप मिले। सरकार ने उसमें पहली सैलरी को रिम्बर्स करने की और तमाम तरह की सहूलियतें दी, लेकिन उसमें कंपनियां पर्याप्त संख्या में लोगों को ले पाने में ही नाकामयाब रही हैं। मतलब ये स्कीम भी तमाम जो जॉब से रिलेटेड जो दूसरी स्कीमें है सरकार की, स्किल डेवलपमेंट वाला आया था, उसकी तरह ही यहाँ पर भी जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इसके जिम्मेवार कौन है सर? ब्यूरोक्रेट? नहीं, देखिए, इसके जिम्मेवार ब्यूरोक्रेट्स नहीं है आपका, नहीं, उसका जिम्मेवार ब्यूरोक्रेट या सरकार नहीं। सरकार तो पॉलिसी लेकर आई, लेकिन आप एक उस लेवल पर रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जहां रिफॉर्म कारगर तब होगा विशाल जब बिल्कुल बॉटम लेवल पर आपका रिफॉर्म होगा। तो आप कहना चाहते हैं ग्रास रूट लेवल पर पहले रिफॉर्म करिए, तब उसके बाद ऊपर बिल्कुल आप पूरी की पूरी एजुकेशन लेवल को ठीक कीजिए। इसीलिए देखिए, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एक के बाद एक गवर्नमेंट्स आई। बीजेपी की एनडीए सरकार को भी 15 साल हो जाएंगे इसी 28-29 में। इसके बावजूद जो जॉब की क्राइसिस है, जबकि इकोनॉमी किस तेजी से एक्सपेंड की है, लेकिन जॉब की क्राइसिस लगातार सस्टेन कर रही है विशाल, क्योंकि आप जो बॉटम से चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आप टॉप पर कुछ कॉस्मेटिक चेंज करेंगे उससे बदलाव नहीं आएगा। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है सर कि टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप अप्रोच अगर रखेगी सरकार, नॉट ओनली सरकार, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, तभी इस देश की जो स्थिति है वो बदलती हुई नजर आएगी। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी9।